सभी को नमस्कार। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 कक्षा 10वीं गणित प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र कर रहे हैं। इसके पहले के 20 क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बता दिए थे। 21वां क्वेश्चन था, किसी AP में यदि A बराबर -7.2, D बराबर 3.6 तथा AN बराबर 7.2 है तो AN का मान है। ये समांतर श्रेणी संबंधित क्वेश्चन है। इसको करने के लिए हम सूत्र का यूज करेंगे। हम जानते हैं समांतर श्रेणी का n बराबर AN बराबर A प्लस AN माइनस 1 इंटू D होता है। इस सूत्र के माध्यम से इसका हल निकालेंगे। उत्तर इसका याद नहीं होता है, हमें सूत्र के माध्यम से निकालना पड़ता है। अब AN का मान हमें दे रखा था 7.2 बराबर A का मान दे रखा था हमें ऋण से 7.2 प्लस N माइनस 1 और D का मान दिया था हमें 3.6। N का मान निकालना, इसको इधर लाएंगे पक्षांतर से 7.2 प्लस 7.2, क्यों ऋण वाला था इधर धन हो जाएगा, और ये N माइनस 1 3.6 वही रहेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे हम 7.2 में 7.2 जोड़ेंगे हम, 2 और 2 4, 7 और 7 14, 14.4 जी 3.6 यहाँ गुणा करा है, इधर आगा तो भाग करेगा, बटे में आगा 3.6 से बराबर N माइनस 1। दशमलव से ये दशमलव कट जाएंगे, इसको काटेंगे हम तो 18 दूनी 36, छोटी संख्या से काट सकते हैं, और 18 अट्ठे 144, 2 एकम 2 और 2 चौको 8। हम देख रहे हैं 4 बचा, यहाँ ऋण एक को इधर लाएंगे तो n बराबर 4 धन 1 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर 5 होगा। हम इस प्रश्न के उत्तर के लिए हमें इस प्रकार ऐसे डिस्क्रिप्टिव देखना पड़ेगा, तब हम पहुंच पाएंगे। अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी टाइप के मिल सकते हैं। हमें ये फॉर्मूला मालूम रहेगा तो हम निकाल सकते हैं। आगे देखेंगे, यदि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR, तब निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। हम देख रहे हैं हम जानते हैं दो जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांग सम कहलाते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। ये संगत कोण बराबर हों तो हम यहाँ पर देख रहे हैं A के संगत P है, तो ये वाला जो संबंध है वो सही होगा। यदि A1 A2 A3 सच दैट A21 तक वे AP में हैं जिनका अभिन्नष्ट अंतर D है, तो A1 A5 A9 A13 होना चाहिए। इनमें से कौन सी बात होना चाहिए। हमने देखा ये 1 2 3 21 तक लगातार थे, फिर ये 1 आया, 4 छोड़ के 5 आया, फिर 4 छोड़ के 9 आया, फिर 4 छोड़ के 13 आया, तो जो उनका कॉमन डिफरेंस होगा वो 4D होना चाहिए, और 4D वाला J है थर्ड वाला आंसर होगा। आगे अब आता है जो भी जो क्वेश्चन संख्याओं 4, 15, 19, 21 है कि माध्य का ज्ञात करो। माध्य का ज्ञात करने के लिए दिए गए आंकड़ों को हम सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 19 लिखेंगे, 21 लिखेंगे। हमने गिन के देखा यहाँ n बराबर हमारे पास 5 जो विषम है। जब ये विषम है तो विषम के समय माध्यिका का सूत्र होता है माध्यिका बराबर n धन 1 बटे 2 पद, मतलब यहाँ कहेंगे हम 5 धन 1 बटे 2 पद, आगे 6 बटे 2 पद, और 6 में का भाग देंगे 2 का तीसरा पद, और तीसरा पद हम देख रहे हैं क्या है यहाँ पर 1 2 3 15 है, तो 15 इसका आंसर होगा। इस टाइप से जब इनकी संख्या विषम होती है तब दूसरा सूत्र लगता है माध्य का निकालने का, और सम होती है तब दूसरा लगता है, तो इसका आंसर होगा 15 हमारा। इस प्रकार हमने ये प्रश्न नंबर 21, 22, 23, 24 के हल देखे हैं। अब आगे के हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल है। यानी ऐसी परिमेय संख्या जो शून्य नहीं है वो अशून्य,
तो हमने मान लिया वो 2/3 है। कोई परिमेय संख्या हो सकती है, इसमें गुणा करना है किसका, हमें अपरिमेय संख्या का। मान लीजिए √7 का कर रहे हैं, गुणा करेंगे तो 2√7/3। हमेशा क्या है, किसी का भी गुणा कर लो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन था, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक त्रिज्याखंड AOB जो वृत्त के केंद्र में 45 का कोण बना अंतरित करता है, इस त्रिज्याखंड का वर्ग सेंटीमीटर में क्षेत्रफल क्या होगा। इस टाइप का वृत्त दे रखा हमें, उसकी त्रिज्या दे रखी है हमें 4, उसका नाम है त्रिज्याखंड का OAB, केंद्र पर कोण 45 अंश का है। वो कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जी अंदर वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये कितना होगा। इसका सूत्र होता है, हम लिखेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, सूत्र होता है इसका πr² गुण θ/360। पाई तो नहीं रखना क्योंकि पाई में ही आंसर आ रहा है। r का मान 4 दिया तो 4 × 4, θ का मान 45 दिया बटे 360। काटेंगे 4 एकम 4, 4 9 36, 4 0 0, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आया 2 पाई वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा उत्तर सही होगा, दूसरा वाला। एक्चुअल में क्या होता है, इन सवालों ऑब्जेक्टिव जरूर है लेकिन अपने को डिस्क्रिप्टिव करना पड़ेगा, वर्णनात्मक करना पड़ेगा, तभी हम इसके आंसर पर पहुंच पाएंगे। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, इसका यूज़ करके हम इसके आंसर पर पहुंचे हैं। अब रैखिक समीकरण युग में इतने दे रखे थे, दो ये समीकरण युग में दे रखे थे, हमें बताना था कि कोई हल नहीं है, एक हल है, दो हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसके लिए हमने भी सूत्र पढ़ रखे थे, उन सूत्रों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम पहला जो समीकरण है उससे A1 3 है, B1 4 है, C1 15 है, A2 9 है, B2 12 है और C2 -75 इधर लाना पड़ेगा उसको। स्टैंडर्ड समीकरण बनता है रैखिक समीकरण। तो देखिएगा, हम जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2। चेक कर रहे हैं हम कौन सी शर्त लागू हो रही है। A1 का मान 3 कहेंगे, A2 का मान 9 कहेंगे, B1 का मान 4 है, B2 का मान 12 है। इनको यदि हल करते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 4 एकम 4, 4 तिरी 12। हम देख रहे दोनों 1/3 1/3 बराबर आ रहे हैं। तीसरी बात देखते हैं C1/C2 ये क्या मिलती है। C1 का मान हमारे पास 15 है और C2 का मान -75 होगा, इधर लाना पड़ेगा क्योंकि जो मानक रैखिक समीकरण होता है वो AX धन BY धन C बराबर 0 इस टाइप का होता है। तो 75 को लगे -75 होगा वो। 15 एकम 15 और 15 पा 75, तो डेफिनेटली ये 1/3 1/3 बराबर नहीं, ये बराबर नहीं है। और ये जो शर्त होती है ये कोई हल नहीं है, उसकी शर्त होती है। हमारे रैखिक समीकरण में होते हैं उसमें कोई हल नहीं की शर्त है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2। इस टाइप से इसका पहला आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, किसी द्विघात समीकरण के मूल 1 और 3 है, वह समीकरण होगा। हम जानते हैं द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र होता है x⁻² ऋण मूलों का योगफल इंटू x धन मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र होता है, इस सूत्र के माध्यम से हम करेंगे। x⁻² ऋण मूल कौन कौन से हैं, 1 और 3 है, तो 1 धन 3 बाहर x धन मूल का गुणा है ना 1 × 3। हल करेंगे इसको तो x⁻², 3 और 1 4x और 3 एकम 3। तो क्या आया हमारे पास, x⁻² ऋण 4x धन 3। ये वाला आंसर सही होगा, दूसरा x⁻² ऋण 4x धन 3। अब ये सूत्र मालूम होगा तो कर पाएंगे, इसमें ये सूत्र मालूम होगा तो कर पाएंगे, इसमें ये सूत्र मालूम होगा तो कर पाएंगे। इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के 28 तक के क्वेश्चनों को देख लिए। इसके आगे के अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29। AP दे रखी थी 8 3 ऋण 2 का n बहुपद हमें बताना है, कौन सा होगा इनमें से। तो हम जानते थे
एन पद ए पी का एन पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये सूत्र है एन पद ज्ञात करने का। हमने देखा प्रथम पद ए होता है और ए का मान हमें 8 दिया था, ए का मान हमें 8 दिया था। सर्वांतर निकालते थे, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाते थे हम, तो ये -5 आया। यहाँ पर ए एन का मान हमें ज्ञात करना है, एन पद ही ज्ञात करना है। ए प्रथम पद है वो 8 है, धन जे एन ऋण 1 और डी का मान निकाला ऋण 5 आया। अंदर गुणा करेंगे 8 धन ऋण 5 हो जाएगा, ऋण 5 एन और ऋण का धन 5 हो जाएगा। 8 और 5 13 हो जाएंगे, 13 ऋण 5 एन, जे 8 और जे वाले 5 13 हो जाएंगे, ऋण 5 एन। तो 13 ऋण 5 एन इसका आंसर होगा, तीसरा वाला आंसर होगा। इसको याद नहीं करेंगे, हम इस फार्मूले को याद करके इस उत्तर तक पहुँचेंगे। अगला क्वेश्चन था, यदि संख्या है 2 7 के धन 4 एक एपी में है तो के का मान क्या होगा। हम जानते हैं ये 3 संख्या समांतर श्रेणी में दे रखी है, इनका डेफिनेटली सर्वांतर जो होगा वो अपना बराबर होगा। तो हम यहाँ पर जो सर्वांतर होता है, सर्वांतर बराबर सर्वांतर ले लेंगे हम, कॉमन डिफरेंस बराबर ले लेंगे हम। तो सर्वांतर कैसे निकलता है, अगले पद में पिछला पद घटता है तो ये 7 ऋण 2 हो जाएगा, और अगले में पिछला घटेगा तो के धन 4 में से क्या घटेगा, 7 घटेगा। इसको 7 में 2 का 5 बचे, यहाँ पर के ऋण 7 में धन 4 कम करके ऋण 3 बचेंगे। पक्षांतर करके हम 3 को इधर लाएंगे तो 5 धन 3 बराबर के, तो जो के का मान होगा वो 8 हो जाएगा। इस टाइप से हमने देखा 8 होगा, तो इसका आंसर चौथा वाला होगा 8। अगला क्वेश्चन था हमारा, किसी एपी के प्रथम 3 पदों का एक फल 51 है, उसके प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल 240 है, निम्न में से कौन सा एपी का सर्वांतर होगा। क्या करेंगे हम हम जानते हैं एपी के एपी इस टाइप से होती है, ए धन डी, ए धन 2d, इस टाइप से एपी बनती है। हम कहते हैं 3 पदों का योगफल हमें 51 दिया है। हम योगफल का सूत्र हम जानते थे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम जानते हैं समांतर श्रेणी के योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, एन पदों को योगफल ज्ञात करना होता है, इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। और हमें क्या दिया, 3 पदों को योगफल दिया है ना, S3 का मान दिया है हमें, S3 का मान दिया है कितना, यहाँ पर S3 लिख सकते हैं, और ना लिखो SN, S3 का मान हमें दे रखा था 51 करके 51 लिख दिया हमने। 3 पद है तो 3 बटे 2 लिख देंगे यहाँ, 2 A का मान नहीं मालूम, N 3 था क्योंकि 3 पदों को योगफल था, 3 ऋण 1, और D का मान भी हमें नहीं मालूम है। 2 का इससे 3 गुणा करेंगे हम, इसका 2 से गुणा, और 3 से 17 कट भी, 3 से 51 कट रहा है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17 का 2 से गुणा करेंगे 34 बन जाएगा। 34 बराबर ये बनेगा हमारा 2a धन, हम कहते हैं 3 में से 1 गए 2 तो 2d बच जाएगा। प्रत्येक पद में 2 का भाग देंगे हम, जब 2 का भाग देंगे तो हमें a धन d बराबर 17 मिल जाएगा। क्योंकि हमें d का मान निकालना, तो यहाँ से a का निकालेंगे तो 17 ऋण d हो जाएगा, a का मान 17 ऋण d हो जाएगा। अगली शर्त दे रखी थी हमें कि प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल, पहला पद j होता और तीसरा j होता है। पहला पद a है और तीसरा हमारा a प्लस 2d है, इनका गुणनफल 240 के बराबर है। तो a का मान तो हमने निकाला था, क्या था, 17 ऋण d, वो रख दिया। ऐसे ही यहाँ a का मान 17 ऋण d और धन 2d था, बराबर 240। 17 ये हो जाएगा 17 ऋण d, और ये 17 2d में से d का d बचेगा धन d, बराबर 240। हम जानते हैं ये सूत्र लगते दिख रहा हमें, a ऋण b a धन b, 17 का वर्ग हो जाएगा 289 ऋण d का वर्ग बराबर 2। कैसे आया, सूत्र के माध्यम से आया। a ऋण b a धन b हम जानते थे, a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर तो 17 का वर्ग तो 289 और d का वर्ग। अगले पद में हम कहेंगे ऋण d वर्ग बराबर 240 ऋण 289, घटाएंगे हम तो ऋण d वर्ग बराबर ऋण 49, ऋण से ऋण कर जाएंगे, d वर्ग बराबर 49 को 7 का वर्ग लिख सकते हैं, तो d बराबर 7 आ जाएगा। यहाँ पर 7 है, कोई सा अंतर है,
दूसरा 7 दे रखा था। इस टाइप से हम वर्णात्मक करके ही हम ऑब्जेक्टिव का आंसर निकाल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर हमने इस प्रकार 29, 30, 31 का हल देखा। अब आगे के हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 था, शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के अनुकूल 2 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है। धारा की चाल क्या होगी? हम छोटी कक्षाओं से जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे समय होता है। दूरी समझ में आ रही है? यहाँ 15, समय 2 है। चाल क्या होगी? हम मान ले रहे हैं धारा की चाल x है और हमें नाव की चाल 5 दे रही थी, x 5 करके चाल हो जाएगी कि अनुकूल निकालना है। अब हम त्रिक गुणा कर दें इसका इससे। ये कैसे लिखा हमने? चाल हमें दे रखी थी नाव की 5 और धारा की मान ली x है, तो अनुकूल चाल x 5 हो जाएगी। अब दूरी 15 किलोमीटर है और समय 2 घंटे लगता है। अब त्रिक गुणा करेंगे इसका इससे, 2x 2 पंजे 10 बराबर 15। पक्षांतर करेंगे हम, 2x बराबर 15 ऋण 10, तो 2x बराबर 5 आ जाएगा। x बराबर 5 बटे 2, 5 में 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी चाल। इस टाइप से हमने इस सूत्र के माध्यम से इस सवाल का आंसर निकाला। अगला था, यदि किसी AP का n पद 3n+1 है तो उसका तीसरा पद क्या होगा? हमें क्या दे रखा था? हमें दे रखा था an बराबर 3n धन 1 दे रखा था। अब तीसरा पद निकालना, जहाँ n है वहाँ 30 रख देंगे। 3 × 30 धन 1, 30 90 धन 1, तो 91 होगा। इसका उत्तर 91 होगा, ये सेकंड वाला। बहुपद 2s की घात 2 ऋण 6x धन 1 के शून्यकों का गुणनफल। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल जो होता है, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c बटे। अब इस बहुपद की हम स्टैंडर्ड बहुपद से तुलना करेंगे ना, तो a बराबर 2 है और b बराबर ऋण 6 है और c बराबर 1 है, तो c बराबर 1 है और a बराबर 2 है, 1/2। तो 1/2 इसका आंसर, मतलब तीसरा वाला आंसर होगा। हमें ये सूत्र मालूम रहेगा, बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है और a b c क्या होते हैं। इस वाले बहुपद की हम स्टैंडर्ड बहुपद से तुलना करेंगे तो a बराबर 2, b बराबर ऋण 6 और c बराबर 1 मिलेगा। तो c का मान तो 1 है और a का मान 2 है। इस प्रकार से 1/2 इसका आंसर होगा। अब वो कहते हैं द्विघात समीकरण 2x² - √5x + 1 के होते हैं मूल। बताना मूलों की प्रकृति क्या है। इसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट, इसका विवेचक ज्ञात करना पड़ता है, विभक्तिकर ज्ञात करना पड़ता है। वो क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले इसकी हम स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करेंगे द्विघात से, तो a बराबर 2 मिलेगा, b बराबर ऋण करनी 5 मिलेगा और c बराबर 1 मिलेगा। हम सूत्र जानते थे, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d बराबर b² - 4ac होता है। इससे मान निकालेंगे हम, मान निकाल के ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। b का वर्ग तो हम लिखेंगे ऋण करनी 5 का वर्ग, ऋण 4, a का 2 है और c का 1 है। वर्ग ऋण का वर्ग करेंगे धन बन जाएगा, वर्गमूल वर्ग कर जाएंगे 5 आ जाएगा और ये 4 दूनी 8 है, ये ऋण 3 आ रहा। हम देख रहे हैं ऋण 3 छोटा है 0 से। हम जानते हैं d का मान बड़ा होता है 0 से, तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। d का मान छोटा है 0 से, तो हम कहते हैं वास्तविक मूल नहीं होते हैं। और d बराबर 0 होता है तो 2 भिन्न और 2 समान और वास्तविक मूल होते हैं। ये 3 बातें होती है, इनके माध्यम से प्रकृति डिसाइड होती थी। अध्याय 4 में हमने देखा था। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ये d का मान जो है वो ऋण 3 आ रहा है और वो 0 से छोटा है, इसलिए कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसका उत्तर तीसरा वाला होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। हम जानते हैं कोई भी द्विघात समीकरण होता है उससे पहले ABC निकाल लेते हैं तुलना के माध्यम से, फिर इस सूत्र को लगाते हैं
ये सूत्र से डी निकालते हैं। यदि वो बड़ा होता है शून्य से तो हम कहते हैं दो भिन्न और वास्तविक मूल होते हैं, ये छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। और डी बराबर अगर 0 आ जाता है तो दो समान और वास्तविक मूल होते हैं। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम इस सवाल को बनाते हैं। इस प्रकार हमने 32, 33, 34, 35 का हल देख लिया। अब आगे के सवालों का हल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, बहुपद f(x) जिसका आलेख नीचे दिया है के शून्यकों की संख्या होगी। हम जानते हैं ये जो हमें इसका आलेख दिया है px का, ये है, ये जो वक्र होता है x अक्ष को कितनी जगह प्रतिनिधित्व करता है, 1, 2, 3, 4। ये जो हमारी होती है x अक्ष होती है। x अक्ष को हमारा जो वक्र है कितनी जगह प्रतिनिधित्व करता है, 1, 2, 3, 4। तो इसके शून्य 4 हो जाएंगे। ये जो हमारा वक्र दिया था, ये जो ग्राफ दिया था, ये आलेख दिया था, ये px का था, ये x अक्ष को कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है वो उसके शून्यक होंगे। तो 4 जगह कर रहा है इसलिए 4 शून्यक होंगे। यदि दो त्रिभुजों ABC और PQR में AB बटे QR बराबर BC बटे PR बराबर CA बटे PQ है, तो इनमें से कौन सा संबंध सही है देख रहे हैं। ये समरूप दे रखे हैं सब। पहला तो PQR है, दूसरा डिसाइड करना है। अब कैसे अनुमान लगाते हैं अपन, PQR है ना, ये PQ के साथ क्या आता है CA वाला कोई है इसमें क्या, CA वाला, हाँ CAB, ये त्रिभुज होगा। कैसे अनुमान लगाया हमने, हमने देखा PQR त्रिभुज सब में आ रहा है, 1, 2, 3 सभी जगह आ रहा है। लेकिन PQ के संगत भुजा कौन सी थी, CA, तो CA और फिर B रह गया, ये CAB। इस प्रकार से त्रिभुज PQR समरूप होगा त्रिभुज CAB के। अगला था दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं अनुपात 4 के अनुपात में त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात होंगे। हम जानते हैं क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम जानते हैं 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। हम जानते हैं दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 9 का वर्ग 4 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग 16, इस टाइप से ये आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था, यदि एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 140 अंश है तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण क्या होगा। यानी हमें ऐसा वृत्त दे रखा है, मान लीजिए इस टाइप का वृत्त है हमारे पास। ये वृत्त दिया है। इस वृत्त में मान ले रहे हैं हम एक त्रिज्या दे दी है और एक त्रिज्या जे दी है। इनके बीच का कोण 140 अंश का है और यहाँ एक स्पर्श रेखा खींची है, यहाँ पर भी एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। तो ये तो 140 का है। हम जानते हैं जे कोण कितने का होगा, ये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितने का होगा। हम जानते हैं ये कोण 90 का होगा और ये भी स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, इसलिए ये वाला कोण भी 90 का होगा। जे ज्ञात करना हमें मालूम है। चतुर्भुज के चारों कोणों के चतुर्भुज बन गया। जे मान लीजिए ए है, जे बी है, जे सी है, जे डी है, चतुर्भुज बन गया। हम यहाँ चतुर्भुज के चारों कोणों जो 360 अंश होता है और जे 90, 90, 180, इन दोनों का जोड़ भी 180 होगा। तो 140 में 40 जोड़ेंगे 180 मिलेगा। और आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, आप 140 धन 90 धन सी धन 90 बराबर 360, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो जोड़ने पर देखेंगे आप, ये 0, 9, 9, 18 और 4, 22 के 2 हाथ आए 2, 2 और 1 3, 320 धन कोण सी बराबर 360। तो सी बराबर 360 ऋण 320, इस टाइप से सी बराबर 40 आया। इसका आंसर जो होगा वो 40 होगा। इसके बाद 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 प्राप्त किया गया, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण 150 के स्थान पर गलती से 50 पढ़ दिया गया। सही माध्य क्या होगा देखिएगा। हम जानते थे माध्य का जो सूत्र होता था हमारा, आंकड़ों का कुल जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या होती थी। आंकड़ों का कुल जोड़ मान लीजिए x है, आंकड़ों कुल संख्या कितनी दी है हमें, 100 दी है। माध्य दिया हमें 50, तो 50 बराबर x बटे 100
एक्स क्या है, आंकड़ों कुल जोड़ बट है ये एक्स है हमारा, तो एक गुणा करेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा हमारा 5000। कुल जोड़ है जी, कुल जोड़ कितना मिल रहा हमें 5000। अब क्या हुआ, त्रुटि देखते हैं अपन, गलती क्या हुई, 150 पढ़ना था और पढ़ दिया गया 50, तो 150 पढ़ दिया गया, तो ये 100 की गलती हुई। तो जो नया योग होगा हमारा, नया कुल जोड़ क्या हो जाएगा, 5000 में हम 100 और जोड़ देंगे तो 5100 हो जाएगा। तो जो माध्य नया निकालेंगे हम, वो 5100 में हम कुल जोड़ रहता उसमें हम प्रेक्षणों की संख्या भर देंगे 100 का, तो ये 51 आएगा। इसका जो आंसर होगा वो 51 होगा। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक देख लिए हैं। अगले वाले वीडियो आपको शाम तक मिल जाएंगे।